सुप्रभात। आज हम सभी लोग जनसंचार के माध्यम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के तमाम भाव, विचार, संवेदनाएं होती हैं जो एक दूसरे से वह साझा करता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने विचारों, अपने अनुभवों को जब दूसरे लोगों के साथ वो साझा करता है तो इस विचारों के आदान प्रदान को ही हम संचार कहते हैं। संचार शब्द संस्कृत भाषा के चर धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करना, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही संचार कहलाता है। संचार के दो आयाम होते हैं, अंतर व्यक्ति संचार, अंतर व्यक्ति संचार। अंतर व्यक्ति संचार वह संचार होता है जिसमें व्यक्ति, लेखक, रचनाकार, कवि या कोई वैज्ञानिक किसी बिंदु, विचार, तथ्य, कथन इत्यादि के बारे में सोचता है, विचार विमर्श करता है या उसके बारे में प्रयोग परीक्षण करता है, उसको अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। वहीं जब खोजी हुई बात को, खोजे हुए फार्मूले को, सूत्र को जब वह लिखित रूप से या मौखिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है तो उसको अंतर व्यक्ति संचार कहते हैं। संचार चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह मौखिक संचार होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर विचारों के आदान प्रदान को हम मौखिक संचार के रूप में कहते हैं। वही अपनी बातों को हम लिखकर अपने विचारों को लिखित रूप से दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको हम लिखित संचार कहते हैं। वहीं किसी संकेत बिंदु के माध्यम से, इशारों के माध्यम से हम अपनी बातों के लोगों को बताते हैं, उसको हम संकेत संचार कहते हैं। जैसे यातायात के साधनों में प्रयोग किया जाता है येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट इत्यादि। चौथा जो संचार होता है सामूहिक संचार होता है। किसी वैचारिक मुद्दे पर, किसी वैचारिक बिंदु पर लोगों को एक जगह बैठाकर उनसे आपस में लोगों से चर्चाएं कराई जाती हैं। उन चर्चाओं के दौरान जो एक निष्कर्ष निकल के आता है उसको हम सांकेतिक संचार के नाम से जानते हैं। सामूहिक संचार के नाम से जानते हैं। ये संचार है। संचार के तमाम विशेषताएं होती है, जागरूक करना, शिक्षा देना, सूचनाओं प्रदान करना, एजेंडा तय करना, किसी जनमत तैयार करना, किसी मुद्दे पर लोगों को एकत्रित करना इत्यादि। संचार तभी संभव हो सकता है जब एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों परस्पर एक दूसरे की भाषा से को समझते हैं। एनकोडिंग का अर्थ होता है सेंडर और डिकोडिंग का अर्थ होता है रिसीवर, अर्थात एनकोडिंग मतलब भेजने वाला, डिकोडिंग मतलब प्राप्त करता। सपोज कि यदि हम अपनी बात रख रहे हैं, आप हमारी बात तभी समझ पा रहे हैं या समझ पाएंगे जब आप मेरी भाषा से परिचित होंगे। भाषा की एक रूपता संचार में बहुत मायने रखती है। जब एनकोडिंग के द्वारा जिस भाषा में अपनी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, डिकोडिंग यदि एनकोडिंग की भाषा को भली भांति यदि समझने में सक्षम है तो सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता है। लेकिन यदि डिकोडिंग एनकोडिंग की भाषाओं से वह परिचित नहीं है तो फिर दोनों के बीच में किसी प्रकार के तालमेल नहीं बैठ पाते हैं और फिर एक दूसरे की लोग भाषा समझ नहीं पाते हैं, फिर संचार होता नहीं। सभी जीव जंतु विल्बर-श्रेन ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, यानी अनुभव करते हैं तो वही संचार हो जाता है और फिर हम अपने विचारों को साझा करते हैं तो वह भी संचार हो जाता है। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सभी लोग संचार करते हैं, एक दूसरे से अपने समुदाय में अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन कभी कभी
हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम उनके भाषा लिपि से, भाषा विज्ञान से परिचित नहीं हैं। व्यक्ति को संचार करने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया गया उसको हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। जनसंचार का माध्यम यानी जन मतलब व्यक्ति, वह माध्यम जिसके द्वारा व्यक्तियों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उसको हम जनसंचार के माध्यम कहते हैं। तो पहला जो माध्यम विकसित हुआ जनसंचार का, सबसे पुराना, सबसे पहला माध्यम, उसको पत्र पत्रिका और समाचार पत्र कह सकते हैं। पत्र पत्रिका और समाचार पत्र पहला माध्यम जो शुरू विकसित हुआ। पत्र पत्रिका समाचार पत्र कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति ने अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पत्र के माध्यम का सहारा लिया। वही विचार धाराएं जब थोड़ी विकसित हुई तो पत्रिका के रूप में, और फिर वही दैनिक रूप से जब आने लगा तो समाचार पत्र के रूप में। कहा जाता है कि पत्रिका भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते, वहीं समाचार पत्र अंग्रेजी शब्द के न्यूज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, यानी चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम क्रमबद्ध कर देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको हम समाचार कहते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं का शुरुआत हुआ तो 30 मई 1826 में, 30 मई 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में कलकत्ता से उदंड मार्कंड नाम के मार्कंड नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसीलिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही पहला उदंड मार्कंड नाम की पत्रिका शुरुआत हुई और उसी दिन से पत्रकारिता दिवस भी मनाई जाती है। और दूसरा जो माध्यम विकसित हुआ, दूसरा आप देखेंगे जनसंचार का जो दूसरा माध्यम है वह रेडियो है। रेडियो की जो खोज है वह जी मार्कोनी के द्वारा 1895 ईस्वी में यह इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। जी मार्कोनी के द्वारा शुरुआत की गई।
भारत में इसकी शुरुआत, भारत में 1921 में रेडियो की शुरुआत हुई। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। शुरुआत में भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे, 9 रेडियो केंद्र थे। पहला था दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, लाहौर, पेशावर, ढाका, और कानपुर। ये थे, ये रेडियो की शुरुआत हुई। उसके बाद से इसको हम श्रव्य माध्यम भी कहते हैं। रेडियो को क्या कहते हैं? श्रव्य माध्यम। यह श्रव्य माध्यम के रूप में जाना जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। पहला इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है यह रेडियो। इसके बाद होता है तीसरा है टेलीविजन। पंद्रह सितंबर 1959 से शुरुआत हुई। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। रजत जयंती मनाई गई। श्रव्य और दृश्य माध्यम है। श्रव्य दृश्य माध्यम है, साथ ही साथ सबसे लोकप्रिय माध्यम है। सबसे लोकप्रिय माध्यम है। किसी भी दूर दराज घटित घटना को लाइव या दृश्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने के कारण सबसे सटीक माध्यम के रूप में भी इसको माना जाता है। यह हो गया टेलीविजन। इसके बाद से आता है सिनेमा। पांचवा है दूरदर्शन। Class teacher of 9, 10, 11, 12. This is my last announcement for you. और Run the start from immediately. इंटरनेट। Class teacher of 9, 10, 11, 12.